दोस्तों, मैदे की सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तकरीबन हर चौथा पांचवा शख्स मैदे की तेज़ाबियत की शिकायत करता है। असल में मैदे में पैदा होने वाला तेज़ाब, जिसे HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और खाना हज़म करने वाला एंजाइम, जिसे पेप्सिन कहते हैं, जब ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लगे, या फिर एक जरासीम या बैक्टीरिया जिसे H. पाइलोरी या जिसका पूरा नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है, इसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन या वर्म हो जाए, तो ये भी मैदे की तेज़ाबियत की एक अहम वजह है। मैदे की तेज़ाबियत की तीसरी अहम वजह कुछ दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिन्हें नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी आम ज़ुबान में पेन किलर्स या दर्द की अद्वियात कहा जाता है। इसके अलावा एक ट्यूमर भी है जो कि बहुत कम लोगों में होता है। ये ट्यूमर छोटी आंत के पहले हिस्से यानी ड्योडेनम या फिर लबलबे यानी पेंक्रियाज में या उसके आसपास कहीं भी हो सकता है। इस ट्यूमर से एक हार्मोन जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं वो खारिज होता है, और गैस्ट्रिन की ज़्यादती की वजह से मैदे में तेज़ाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन को ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों, हमारे मैदे में मैदे की अंदरूनी दीवारों में बुनियादी तौर पर एक डिफेंस मैकेनिज़्म लगा होता है, जो कि आम हालात में मैदे को उसके अपने ही तेज़ाब से बचाता है। मैदे की अंदरूनी दीवारों के सेल्स म्यूकस और बाइकार्बोनेट खारिज करते रहते हैं। ये म्यूकस मैदे की दीवार की अंदरूनी सतह पर लगा रहता है और बाइकार्बोनेट म्यूकस लेयर के नीचे मौजूद रहता है। तो ये म्यूकस लेयर और बाइकार्बोनेट हमारे मैदे को उसके अपने ही पैदा होने वाले तेज़ाब के असरात से बचाते हैं। लेकिन अगर जब ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म किसी वजह से तबाह हो जाए, जैसे बैक्टीरिया मैंने आपको बताया जिसका नाम H. पाइलोरी है, या दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात इस म्यूकस लेयर और बाइकार्बोनेट के मैकेनिज़्म को डिस्टर्ब कर दें, तो हमें गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सोजिश या खुदा न खास्ता मैदे का अल्सर, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं, वो भी हो सकता है। अब मैं तफसील से मैदे की सोजिश यानी गैस्ट्राइटिस का जिक्र करूंगा। मैदे की सोजिश या तेज़ाबियत कई वजूहात की बिना पर हो सकती है। इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव जिसमें मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाब खारिज होता है, किसी बीमारी की वजह से जिस्म पर बोझ, कोई मैकेनिकल इंजरी, एक्सीडेंट्स, दवाएं या फिर मुदाफ़ियाती निज़ाम की ख़राबी, ये सब मैदे की सोजिश का बायस बन सकते हैं। मैदे की सोजिश अल्कोहल की ज़्यादती यानी कसरत शराब नोशी की वजह से भी हो सकती है। एक वायरस जिसे साइटोमेगेलो वायरस कहते हैं, इसकी वजह से भी मैदे की सोजिश हो सकती है। हस्पतालों में मरीज़ के मैदे में जो नाली लगाई जाती है, जिसे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, वो भी अगर दुरुस्त तरीके से ना लगाई जाए तो वो मैदे को अंदर से ज़ख्मी कर सकती है। स्टीरॉइड्स, एस्प्रिन, डिक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन और इस तरह की दूसरी दवाएं भी मैदे की सोजिश का एक बड़ा सबब है। दोस्तों, कुछ मरीज़ों में फंगस की वजह से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। ये उन मरीज़ों में होता है जिनमें किसी पुरानी बीमारी की वजह से उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ चुका हो, जैसे एड्स या कैंसर के मरीज़ वगैरह। हस्पताल में दाखिल मरीज़ जैसे बर्न पेशेंट हैं, हेड इंजरीज़ के पेशेंट्स हैं, और फालिज के जो मरीज़ हैं, और वो मरीज़ जो चल फिर नहीं सकते, इन सब में भी गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन है। ऐसे मरीज़ जिनके बहुत ज़्यादा एक्सरे लिए जाते हैं, उनमें रेडिएशन बाज़ औक़ात मैदे की तेज़ाबियत का बायस बन सकती है। दोस्तों, मैदे की सर्जरी के बाद भी कुछ मरीज़ों में मैदे की सोजिश हो सकती है। कुछ ऑटोइम्यून बीमारियों में जिस्म में पैदा होने वाली एंटीबॉडीज़ मैदे की अंदरूनी दीवारों पर हमला करती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ क्यों पैदा होती हैं? दरअसल जिन मरीज़ों में बैक्टीरिया H. पाइलोरी लंबे अरसे तक रहता है, इन लोगों में ये एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, और इन एंटीबॉडीज़ की वजह से भी मैदे की अंदरूनी दीवारें बहुत बारीक हो जाती हैं, जिसे हम एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। इसके अलावा पेट के कीड़ों की वजह से जिस्म में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स पैदा हो सकता है, और वाइट ब्लड सेल्स की एक किस्म ईओसिनोफिल्स मैदे की दीवार में इकट्ठे होने लगते हैं, जिसकी वजह से भी मैदे में सोजिश हो सकती है। इसे हम ईओसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब मैं मैदे की सोजिश या गैस्ट्राइटिस की अलामात की तरफ आता हूँ। हल्की फुल्की सोजिश में अमूमन कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन शदीद अलामात में मैदे में दर्द, सीने में जलन और बेचैनी, मतली और कै वगैरह हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ बदहज़मी की शिकायत भी कर सकता है।
दोस्तों, मैदे की सोजिश को अगर बर वक्त ट्रीट ना किया जाए तो मैदे से खून आ सकता है, अल्सर्स हो सकते हैं जिन्हें हम ज़ख़म कहते हैं, और ख़ुराक की नाली से जो मैदे का रास्ता है या जो मैदे से आंतों की तरफ जाने वाला रास्ता है वो तंग हो सकता है। अगर मैदे में ज़ख़म हो जाए और उससे खून रिसने लगे तो मरीज़ स्याह रंग के पाखाने की शिकायत करता है, जिसे हम मेलिना कहते हैं। ये दरअसल वो खून होता है जो हज़म होने के बाद स्याह रंग इख्तियार कर लेता है। अगर मैदे से खून ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है तो ये उल्टी के ज़रिए भी बाहर निकल सकता है। ये उल्टी में कॉफ़ी या ब्राउन कलर की सूरत में ज़ाहिर हो सकता है, लेकिन सुर्ख रंग की उल्टी और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि मैदे में खून ज़्यादा तेज़ी से खारिज हो रहा है। मैदे से आहिस्ता आहिस्ता खून के अखराज की वजह से मरीज़ में खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है और मरीज़ थकावट और कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। और जब वो क्लिनिक में डॉक्टर्स के पास आते हैं तो वो बहुत पेल यानी उनकी जिल्द बहुत पिलाहट का शिकार होती है। ऐसे मरीज़ों में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अगर मैदे का अल्सर बन जाए और उसे ट्रीट ना किया जाए तो ये अल्सर बढ़ते बढ़ते एक सुराख बन जाता है और सुराख से मैदे के अंदर मौजूद खुराक और तेज़ाब वगैरह पेट के अंदर गिर सकते हैं, जिससे ख़तरनाक और जानलेवा सूरत हाल, जिसे पेरिटोनाइटिस कहते हैं, उसका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर किसी मरीज़ का मैदे का ऑपरेशन हो या फिर उसमें ऑटोइम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो जाए, जिसका मैंने जिक्र किया है अब से थोड़ी देर पहले, इस ऑटोइम्यून एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में मैदे की दीवार बहुत बारीक और सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से खून की कमी भी हो सकती है। वो इस तरह के मैदे की सेहतमंद दीवारों में इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा होता है और ये इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 जो कि हमारी खुराक में होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हम जो खुराक में विटामिन B12 लेते हैं वो हमारे जिस्म का हिस्सा बन सकता है। लेकिन चूँकि मैदे की दीवारें बारीक हो जाती हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर या तो बनता नहीं या फिर कम बनता है, तो विटामिन B12 भी जज़ब नहीं होगा और विटामिन B12 की कमी से भी खून के सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन मुतासिर होगी। इसके अलावा गैस्ट्राइटिस बिगड़ कर कुछ मरीज़ों में मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट हो सकता है और ये मेटाप्लेजिया मैदे का कैंसर बन सकता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैदे की सोजिश की तशख़ीस कैसे की जाती है। मरीज़ अक्सर क्लिनिक में आकर बताते हैं कि पेट के ऊपर के हिस्से में जलन, बेचैनी, दर्द या फिर उन्हें मतली की कैफियत है। बाद मरीज़ बदहज़मी की भी शिकायत करते हैं। पेट में गैस, भूख की कमी, खाना हज़म ना होना, डकार आना, कभी कभी सोते वक्त खाना वापस आ जाना, मैदे से यानी मुंह में खाना वापस आ जाता है, ये सब शिकायत कॉमन है। अक्सर हिस्ट्री से मालूम हो जाता है कि मरीज़ को गैस्ट्राइटिस है। मैदे के मुकाम पर दबा कर देखने से भी दुखन का एहसास होता है, तो इन चीज़ों से डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ को मैदे की सोजिश है। लेकिन अगर डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस में श्योर नहीं है और इब्तदाई इलाज के बाद भी अलामात पाई जाती हैं, तो फिर ऐसे मरीज़ों को एंडोस्कोपी एडवाइस की जाती है। एंडोस्कोप एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है। इसे मैदे या छोटी आंत के इब्तदाई हिस्से को अंदर से देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे मुंह के रास्ते मरीज़ के मैदे में दाखिल किया जाता है और कैमरे की मदद से न सिर्फ अंदरूनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाता है बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बायोप्सी भी की जा सकती है। बायोप्सी आपको मालूम है ना कि किसी भी टिश्यू का छोटा सा हिस्सा निकालकर लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है, इसे बायोप्सी कहते हैं। दोस्तों, मैदे की सोजिश के इलाज के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर को मुकम्मल हिस्ट्री दी जाए। मरीज़ के पास दवाओं की तफसील मौजूद होनी चाहिए। सिगरेट नोशी, अल्कोहल का इस्तेमाल, सारा दिन बैठे रहना, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल करना, खाना खाते ही सो जाना, चाय कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, वर्जिश ना करना, बिला ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर्स का इस्तेमाल करना, स्टीरॉइड्स वगैरह लेना, ये सब फैक्टर्स गैस्ट्राइटिस को बढ़ावा देते हैं। गैस्ट्राइटिस से बचने के लिए ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो ज़ूद हज़म हो। दही का इस्तेमाल मुफीद है, फलों और सब्ज़ियों का इस्तेमाल मुफीद है, फ़ाइबर वाली खुराक अच्छी है। फलों को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का ख्याल रखिए कि ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा करने वाले फलों को इस्तेमाल ना किया जाए, जैसे सिट्रस फ्रूट वगैरह। सिट्रस फ्रूट आम लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ को मैदे का अल्सर या गैस्ट्राइटिस है तो उसे चाहिए कि वो सिट्रस फ्रूट इस्तेमाल ना करे। ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल करने से भी मैदे में तेज़ाब ज़्यादा खारिज होता है, इसलिए प्रोटीन का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए।
और अगर गैस्ट्राइटिस हो जाए तो डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है ताकि वो आपके लिए बेहतर इलाज तजवीज़ कर सके और गैस्ट्राइटिस की वजह जानकर इसका इलाज कर सके। जैसे कि अगर एच पायलोरी इन्फेक्शन है तो एच पायलोरी को ट्रीट करना ज़रूरी है और ये एंटीबायोटिक्स से किया जाता है। मैदे की सोजिश को फौरी तौर पर ट्रीट करना ज़रूरी है, इसके लिए अल्सर वगैरह बनने का इंतज़ार ना करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपने दोस्तों से वीडियो शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।